Yes, good morning, students. So the chapter हमारा चल रहा है chapter number 3 that is private, public and global enterprises. उसमें से हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तीन जो टाइप्स होती हैं that is the डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट कंपनी, इसमें से एक हमने कल कर ली थी that is departmental undertaking. Now we'll start with second type of public sector enterprises that is public corporations also known as statutory corporations. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को कह देते हैं, ये भी लिख लेना कहीं, तो कुछ भी आ सकता है वहां पे। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जा सकता है और पब्लिक कॉर्पोरेशन वन एंड द सेम थिंग। फाइन, इसके बारे में मैं आपको जो है वो डिक्टेट करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, जैसे हमने कल किए थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फंड्स, ऐसे ही इसके होंगे। इसका पहले मीनिंग लिख लीजिए। दीज आर आल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. These are the business enterprises which are created by law to conduct the activities which are created by law to conduct the activities assigned to it. It is set up under special act passed by central government or state government. Act passed by central government or state government. This act defines its objectives, powers and functions, etc. For example, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो ये कॉर्पोरेशंस हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं, दीज आर सेट अप अंडर स्पेशल एक्ट। इनको फॉर्म करने के लिए एक स्पेशल एक्ट चाहिए होता है। LIC जब बनी, LIC के लिए एक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट बना। फॉर एग्जांपल RBI, आई होप यू नो, RBI इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब ये बना, इसके लिए भी एक RBI एक्ट बना। जो एक्ट बना वो पर्टिकुलरली इनके लिए था। LIC वाला जो है LIC के लिए था, जो RBI वाला है वो RBI के लिए था। और उस एक्ट में इनकी अपनी पावर्स क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मींस अगर हम बात करें, इनका सारा स्कोप जो है वो बताया होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कंपनीज में MOA की बात हो रही थी, लास्ट चैप्टर में किया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो कंपनी के लिए जैसे गाइडलाइंस के तौर पे काम करता है। कंपनी उस एक्ट, उस मेमोरेंडम से बाहर भी जा सकती है। सिमिलरली जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है, ये जो एक्ट होता है, इनकी पावर्स को जो है वो डिफाइन कर देता है, इनकी लिमिट्स सेट कर देता है, इनके फंक्शंस बता देता है, इन्होंने अचीव क्या करना है, इनके ऑब्जेक्टिव्स बता देता है। और उसके बाहर फिर ये काम नहीं करना पड़ता, इनको कर नहीं सकती रादर। एंड बिना एक्ट पास ये ऐसी कॉर्पोरेशन जो है वो फॉर्म भी नहीं की जा सकती। Then now we will discuss about its features. First feature is it is a body corporate. It is a body corporate which has separate legal entity. Perpetual succession and common seal etc. तो मेरे को बता सके ये हमें टर्म्स कहाँ पहले डिस्कस करी हुई है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील।
ये टर्म्स हमने कहाँ डिस्कस की हुई है, अगर कोई मेरे को बता सके तो। ये हमने पहले किया हुआ है। यस, आई वाज आस्किंग कि ये हमने टर्म्स जो है ये पहले कहाँ पे डिस्कस की हुई है। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। यस जसकरण, कहाँ डिस्कस की है बेटा, बताना मेरे को। सर ये हमने जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके फीचर्स में ये पॉइंट्स किए हैं। बिल्कुल ठीक आपका आंसर है। आई होप कि जिन्होंने हैंड रेज किए थे उनका भी आंसर यही था। जॉइंट स्टॉक कंपनी की फीचर्स में हमने ये डिस्कस किया था। सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग क्या होता है, तो मेरे को बता सकते? सेपरेट लीगल एंटिटी, जसकरण आपने हैंड सर रेज। इसका इसका मीनिंग होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है तो वो रजिस्टर होती है गवर्नमेंट के पास, तो लॉ के आगे बिफोर लॉ तो जो बिजनेस है या कंपनी है और जो उसके ओनर्स हैं वो उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी लीगल एंटिटी भी एग्जिस्टेंस जो है वो कंपनी की अपने मेंबर्स है वो सेपरेट है। सोल ट्रेड में वो सेम होती थी, पार्टनरशिप में वो सेम होती थी, कंपनी में ये यहाँ पे कॉर्पोरेशन में अलग रहती है। सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एग्जिस्टेंस एंड दैट इज लीगल, लीगल एग्जिस्टेंस। एक पॉइंट था परपेचुअल सक्सेशन का, ये कौन बता सकता है? यस नंदिका, नंदिका बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग, मेरे को ना एक ही ये स्माइली पता है मेरा, इमोजी जो हैंड रेज करने वाला ऐसे वाला है, तो दूसरे वाले मेरे को जो गोल गोल वाले हैं वो नहीं पता, वो मत हैंड रेज किया। यस मैंने हैंड रेस किया था, वो गलती से उस पे क्लिक हो गया था। हैंड रेज वाला ही पता है मेरे को बेटा, इतना सही आता है मेरे को कुछ और इसके बारे में, ठीक है। यस सर। Sir, company has a permanent existence that it is not affected by death, insolvency or any other reason. ठीक है आपकी बात। तो यहाँ पर हम कॉर्पोरेशन उसको रिप्लेस कर देंगे वर्ड, कॉर्पोरेशन की बात करेंगे। कॉर्पोरेशन की सक्सेशन जो है, जो एग्जिस्टेंस है वो जो है वो रेगुलर है। इट इज नॉट इफेक्टेड, नंदिका ने अभी कहा, इट इज नॉट इफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। एक हम यहाँ फ्रेज यूज करते होते हैं, अगर किसी को वो याद हो, परपेचुअल सक्सेशन में एक फ्रेज करते होते हैं। यस क्रिश, यस क्रिश, owners may come, but company will go forever. yes exactly, members, owners में यहाँ पे members कहेंगे। members may come, members may go, but the company goes forever, means it is not affected by the death or insolvency of its members, क्योंकि इसकी succession जो है that is continuous irrespective of this case कि उसके members कितने हैं या वो हैं भी कि नहीं है। तो एक बारी बात कर रहे थे ना हम कि मेंबर्स उसके चाहे सारे के सारे मेंबर्स की डेथ हो जाए, कंपनी नहीं बंद होगी, बिकॉज कंपनी स्टार्ट ही, इट हैज बीन स्टार्टेड बाय द लॉ एंड इट विल बी क्लोज्ड बाय लॉ, इट विल बी लिक्विडेटेड बाय लॉ आल्सो। ये नहीं कि उसकी अब सोल ट्रेड की अगर हम बात करें, अगर सोल ट्रेडर की डेथ हो जाए तो बिजनेस बंद। पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्ट जितने ही पार्टनर है, एक आध की डेथ हो जाए, एक बारी बिजनेस विल बी, एक बारी बंद हो गया, इट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड दोबारा, बिकॉज पार्टनरशिप डीड दोबारा बनेगी, टर्म्स कंडीशंस दोबारा होगी। लेकिन कॉर्पोरेशंस में या कंपनीज में ऐसा नहीं होता है, इनकी जो एग्जिस्टेंस है दैट इज परपेचुअल irrespective of the death or insolvency of the members. So members may come, members may go, but the company will go forever. यहाँ हम कंपनी को कॉर्पोरेशन वर्ड से रिप्लेस कर देंगे, कॉर्पोरेशन विल गो फॉरएवर। डन। एंड कॉमन सील, एक ये भी पॉइंट था, ये भी बता दो साथ में। कॉमन सील ये कौन बताएगा? यस परमीन। यस सर। सर कंपनी की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, तो अगर कुछ कंपनी ने करना है तो वो कंपनी साइन नहीं कर सकती, इसलिए उस कंपनी की एक कॉमन सील होती है जिसपे कंपनी का नेम होता है, तो अगर कुछ होना है तो कंपनी पर उसकी सील लगती है वो डॉक्यूमेंट पे। कॉमन सील, सील मतलब जैसे स्टैंप है ना, एक स्टैंप रहेगी। कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, अब कंपनी हमारे जैसे नेचुरल पर्सन तो है नहीं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ। नाउ इट इज अ पर्सन, उसको साइन करने चाहिए, अब बिकॉज इट कांट साइन, ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, तो वहां कंपनी की स्टैंप होती है या उसका लेटर हेड होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी के अगर लेटर हेड पे ना हो, कंपनी के साइन के बिना हो,
that is not valid document. कंपनी की वहां पे स्टैम्प कॉमन सील से हम कहते हैं और या फिर उसका लेटर हेड होना चाहिए, देन ओनली इट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने वहां कंपनीज में किए थे, सेम पॉइंट यहाँ पे कॉर्पोरेशन में भी है। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, perpetual succession and common seal. Right, second point. Point number 2 is it is wholly owned by the government. It is wholly, WHOLLY, owned by the government. Point number 3, the power, duties and functions of statutory corporations. Power, duties and functions of statutory corporations are prescribed by the act passed by the government. Are prescribed by the act passed by the government. हमने पहले भी बात करी कि इनको फॉर्म करने के लिए एक एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वही जो एक्ट होता है वो इसकी पावर्स को, इसके ऑब्जेक्टिव्स को, इसके फंक्शंस को डिस्क्राइब कर देता है जिससे बाहर कॉर्पोरेशंस नहीं जा सकते। देन पॉइंट नंबर 4 इज it is generally not subject to the same budgetary accounting and audit control as applicable to other government departments. जैसे हमने कल बात करी थी कि ये जो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं इनका बजट होता है, इनका ऑडिट होता है, लेकिन जो कॉर्पोरेशंस हैं इनका सेम ही इनका बजट होता है, इनकी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक होती है, बट द वे इज डिफरेंट। इनका वे डिफरेंट रहता है बिकॉज इनका लॉ के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से चल रहा है। देन इज it has independent financial policy. It has independent financial policy, which means it can borrow funds from the government and can reinvest उसको दोबारा इन्वेस्ट कर सकती है। इट्स अर्निंग्स आल्सो, अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्टमेंट उसकी कर सकती है वो। एंड फर्दर इट कैन बोरो फ्रॉम गवर्नमेंट आल्सो, गवर्नमेंट से पैसा भी बोरो कर सकती है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर इज देयर इज लेस इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट in day-to-day management of corporations. Less interference of government in day-to-day management. Day-to-day management जो रोजमर्रा की बातें हो रही है मैनेजमेंट की, वहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थोड़ी सी कम रहती है बिकॉज यहाँ पे एक्ट ही बना हुआ है, एक्ट के बाहर ही वैसे ही नहीं जा सकते। अगर ये एक्ट के बाहर जाएंगे तो वैसे ही मतलब इन पे जो है वो बात आ जाएगी, तो गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती है, कम करती है। These were the features. Now next is इसी की ही merits of public corporations. First merit is it is free from the defects of rigidity. It is free from the defects of rigidity. Rigidity क्या होता है? Inflexibility. फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा है रिजिडिटी। मींस फ्लेक्सिबल वो है जो सिचुएशन जैसे ही चेंज होती है अपने आप को चेंज कर लेता है। कोई बिजनेस हो, कोई पर्सन हो, इससे कि ही शी इज वेरी फ्लेक्सिबल, मींस जब भी कोई सिचुएशन चेंज होती है अपने आप को वो चेंज कर लेती है। जो इट इज फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ रिजिडिटी, इसका मतलब ये है कि इट इज फ्लेक्सिबल।
फ्लेक्सिबल, उसने नेगेटिव को आगे नेगेटिव किया हुआ, फ्री फ्रॉम रिजिडिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सच कॉर्पोरेशंस आर फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल कैसे है, देखो सारा कुछ तो उनके पास है ना, एक्ट ने उसकी पावर्स बता दी, एक्ट ने उसके फंक्शन बता दिए, पब्लिक मनी गवर्नमेंट मनी वो बोरो कर सकती है, अपने प्रॉफिट्स को वो री इन्वेस्ट कर सकती हैं, तो दे आर फ्री, दे आर हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी फीचर। नेक्स्ट इज it can take long term policy decisions, it can take long term policy decisions prescribed by the act, prescribed by the act। लॉन्ग टर्म ले सकती हैं, बिकॉज पिछले हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कंपैरेटिवली हम बात करें तो वहां पे वो नहीं था, रीजन बीइंग कि वो लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले पाती थी, डिपेंडेंस ऑन द बजट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इनको खुली छूट है, ये अपना एक्ट बना हुआ अपने एक्ट के अकॉर्डिंगली करती है, दे कैन टेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस आल्सो। देन पॉइंट नंबर 3 इज देयर आर लेस चांसेस ऑफ मैनेजिंग इट, there are less chances of managing it against the public interest, less chances of managing it against the public interest, because it is accountable to parliament। पार्लियामेंट में इनकी भी जो है वो रिपोर्ट्स जो है प्रेजेंट की जाती हैं, उसके थ्रू भी सारा कुछ जो है वो चलता है, इसलिए देयर आर लेस चांसेस कि ये मतलब मनी को पब्लिक इंटरेस्ट को मिस यूज करें। Then is next point is second last point of merits, there is high degree of financial independence, there is high degree of financial independence। तो जो सारे डिसीजन फाइनेंस की अपने ले रही है, हमने पहले भी बात करी, गवर्नमेंट से पैसा बोरो कर सकती है, अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर सकती है, सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर इन केस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस। एंड लास्ट मेरिट इज generally the government doesn't interfere in the financial matters, generally the government does not interfere in the financial matters। These are the merits। Now demerits, demerits, first demerits is members of, yes Krish, yes, So last point repeat kar। the last point is generally the government does not interfere in the financial matters। demerits में first point है members of board of directors, members of board of directors are appointed by government, members of board of directors are appointed by government, which consists of politicians, which consists of politicians। जो पॉलिटिशियंस है, हो सकता है उसके लिए वो क्वालिफाइड ना हो, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको हेड बना दिया जाता है, एज अ डिपार्टमेंट उनको दे दिया जाता है, एज अ कॉर्पोरेशन उनको दे दिया जाता है। समटाइम्स दे प्रूव टू बी अ मिसफिट इन दैट कॉर्पोरेशन, डिजर्व तो नहीं करते होते, उनको मिल जाती है वो सीट। नेक्स्ट इज सच कॉर्पोरेशंस डोंट हैव प्रॉफिट मोटिव, such corporations don't have profit motive, so their working turn out to be inefficient, so their working turn out to be inefficient। Next is while dealing with the public, while dealing with the public there exists corruption, there exists corruption, ठीक है।
और एक आप वो पॉइंट लिख सकते हो जो हमने कल भी डिस्कस किया था, रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म, तो मेरे को बता सकता है रेड टैपिज्म क्या है? लास्ट पॉइंट है आज का, हमने कल डिस्कस किया था। यस क्रिश। सर की डिले हो जाते हैं जैसे हर किसी काम को, अगर जैसे ओपनिंग वगैरह करनी है तो अगर पॉलिटिशियन के पास टाइम नहीं है तो फिर वो कर नहीं बात तो सकता। कही आपने, किसी न किसी मिनिस्टर के पास या पॉलिटिशियन के पास टाइम नहीं। सिंपल अगर हम डिले बोलेंगे तो डिले तो कहीं भी हो सकता है। रेड टैपिज्म जो है ये काम रिलेटेड है इस बात से कि गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है, कोई पॉलिटिशियन है, जब तक वो आके जो है वो रिबन नहीं काटता, है ना, हमने कल हिंदी वाली टर्म भी यूज की थी, लाल फीता शाही, अगर वो फीता, फीता मीन्स रिबन, वो नहीं काटता है तो तब तक वो काम नहीं हो सकता। हम कल भी एक एग्जांपल ले थे, ब्रिज बन गया, लोग तंग हो रहे हैं, ब्रिज के नीचे से जा रहे हैं, वहां पे रश भी है, वहां पे और भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन ब्रिज खुल नहीं रहा बिकॉज अभी कोई मिनिस्टर जो है, कोई हायर अथॉरिटी आई नहीं है, वो आएगी तो रिबन काटेगी तो ब्रिज खुलेगा, जबकि ब्रिज बना हुआ है। कोई रोड भी ऐसे हो सकती है, कोई पार्किंग की जगह ऐसे हो सकती है, एनीथिंग कैन बी देयर। दिस इज रेड टैपिज्म, जब ड्यू टू दीज ब्यूरोक्रेट्स, दीज पॉलिटिशियंस अननेसेसरी डिले हो किसी पब्लिक के काम में, दैट इज नोन एज रेड टैपिज्म। और इस पॉइंट को हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की तीनों जगह पे लिख सकते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, दिस इज अबाउट पब्लिक कॉर्पोरेशन आल्सो। कल हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट कंपनी।